ऐसे कांग्रेस बदनाम नहीं होगी, क्योंकि 140 वर्ष पुरानी पार्टी है और आगे भी आएगी। कांग्रेस की पकड़ मैम यूपी में सबसे अच्छी देखी जाती रही है हमेशा, और सबसे ज्यादा मतलब टेररिस्ट गतिविधियां ही यूपी में देखी जाती है। तो ये कहां तक सच बात है मैम? कि ऐसा कई बार सुनने को मिलता है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार ज्यादा है वहां पर धर्म परिवर्तन बहुत बड़े लेवल पर चलता है। तो आप मुझे बताइए कि पिछले 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितने लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ, और आने वाले 2.5 साल बाद भी कांग्रेस की सरकार आएगी तब हम बात करेंगे कितने लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ। तो आपको नहीं लगता कि मैम इसकी आड़ में कांग्रेस का जो है वो जनता से रुझान कम हो जाए, ये कोई एजेंडा? मैं यही कह रही हूँ कि संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को बदनाम करने का काम करते हैं, जिससे आम जनता कांग्रेस से दूर हो जाए। अभी एक बीकानेर में मैम रामेश्वर लाल डूडी जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ऐसे सोचती हूँ कि पहले तो कभी किसी के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। राजनीति में आप बड़े स्थान पे हो तो शब्दों को थोड़ा नाप तोल के ही बोलना चाहिए, और हर किसी के बारे में सोच के बोलना चाहिए। लोग कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ये उन पे एक टैग लगा दिया गया है। अपने राजनीतिक क्षेत्र में ये चर्चा हमेशा चलती रहती है कि बीजेपी को संघ सपोर्ट करता है, क्या ये रियल है? क्योंकि संघ तो सीधे ही नकारता है और बीजेपी भी सीधे नकारती है कि नहीं हमारा एक दूसरे को लेकर कोई संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं। संघ ही काम कर रहा है पूरे भारत में, उसका जीता जाता प्रमाण है हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री, जो संघ के व्यक्ति थे उनको पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बना दिया गया जी। हमारे बीकानेर में जेठानंद जी, जिनको संघ से ही प्रचारक थे वो, और उनको एमएलए बनाया गया, उनको टिकट दी गई। हमारी बीजेपी की जिला अध्यक्ष है वो भी संघ से है जी। तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो सीधे संघ से आते हैं। तो मैम ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी में अगर अच्छी ग्रोथ करनी है तो संघ ज्वाइन करना पड़ेगा, जबकि संघ तो ये नकारता है? बिल्कुल। अच्छा, ये रियल है? ये रियल है। अच्छा, आप अभी भी जाके देख सकते हैं, आप इसको कवरेज कर सकते हैं कि सुबह 11 बजे से लेके एक टैक्सी वाला, उसका 4 बजे टाइम आता है अच्छा गैस भरवाने का, सीएनजी भरवाने का। तो किल्लत है तभी लाइन है। किसी का वोट बैंक बीजेपी की ओर तक कन्वर्ट हो चुका है, उसको मैं अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रही हूँ। सियासत में कदम रखना आसान है, लेकिन उस पर अडिग रहना और जनता का विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है। नमस्कार बीकानेर, मैं हूं आपका राहुल ऋषिदेव और आप देख रहे हैं बीकानेरी सितारे। आज हमारे पॉडकास्ट पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में न सिर्फ अपनी जगह बनाई है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिखी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और जनता की मुखर आवाज उमा करल जी आज हमारे साथ पॉडकास्ट पर मौजूद हैं। आप जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी की जिला अध्यक्ष हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए हम आपको मिलाते हैं उमा करल जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका बीकानेरी सितारे पर। नमस्कार मैम, ये राजनीति के क्षेत्र में इतना अच्छा नाम बनाया है, इतना अच्छा नाम कमाया है, बहुत अच्छे अच्छे दायित्वों को निभाया है मैम आपने। मैम, कौन कौन से दायित्व आपने अभी तक ग्रहण किए हैं कांग्रेस में? सबसे पहले तो मुझे महिला कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था प्रदेश में जी। मैं 4 साल प्रदेश में रही, उसके बाद मुझे रिपीट किया गया वापस प्रदेश में। तो उसके बाद मेरे को राजीव गांधी पंचायती राज में प्रदेश सचिव बनाया गया, वो भी प्रदेश में। उसके बाद मुझे ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, वो भी प्रदेश में। और मैंने हरियाणा के चुनाव में 15 दिन कैंपेनिंग की है चिरंजीवी राव के यहाँ। दिल्ली हौस खास में विधानसभा चुनाव में मुझे ड्यूटी लगाई मेरी। तो बहुत से स्टेट में मुझे भेजा गया है, और राहुल गांधी की यात्रा में मैंने अपनी भागीदारी दी है। और बाकी जो धरने प्रदर्शन ये तो चलते ही रहते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो ज्यादा करने पड़ते हैं। उसके बाद अब मुझे बीकानेर में जिलाध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। तो मैं सोचती हूँ कि अब मैं बीकानेर के ओबीसी समुदाय के दिलों तक पहुंचूं। क्योंकि आपकी एनजीओ बहुत ही अच्छे अच्छे सामाजिक कार्य करती है, और ऐसा एक बार सुनने में आया था आपकी जो ये टीम है जिसके साथ आपने एक सामाजिक कार्य करने की ठानी थी कि हम कोरोना काल में, वो थोड़ा सा स्थगित भी हो गया था आपका, कि हम मतलब कुछ जोड़ों की शादियां वगैरह करवाएं।
उसमें बहुत ज्यादा मतलब ये राजनीति चर्चा बहुत तेज हो गई थी कि इसमें आप जो एनजीओ है, आप जो ये काम कर रहे हैं उसमें आप लव जिहाद करवा रहे हैं, तो ये बात सच है या कोई अफवाह थी? ऐसा है कि हमारी जो संस्था है कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी, उसके तत्वाधान में हम लोग सर्वधर्म विवाह करवा रहे थे। उसके अंदर जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, जो माता पिता अपने बच्चों का विवाह नहीं करवा पा रहे हैं, हम उन बच्चों को चिन्हित करके उन बच्चों की शादी एक ही जगह पर करवाने का हमने संकल्प लिया था। उस दौरान हमें बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। कुछ और भी संगठन ऐसे थे जो अपने को हिंदूवादी मानते हैं, उन संगठनों ने हमारे पे आरोप लगाए थे कि हम लव जिहाद करवा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल था नहीं। हमारी मीटिंग भी हुई उनके साथ, उनको हमने समझाया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम उन्हीं बच्चों की शादियां करवा रहे हैं जिनकी ऑलरेडी सगाई हो चुकी है, और जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उन्हीं की हम लोग विवाह करवाएंगे। ऐसे करके हमने उनको समझाने का प्रयास तो किया था, लेकिन फिर मतलब इसमें मैम कुछ इस्लामिक जोड़े भी थे? हाँ जी, इस कारण से इसके अंदर ब्राह्मण जोड़े भी थे और कुछ मेघवाल भी थे और मुस्लिम जोड़े भी थे और पंजाबी भी थे और मेरी कास्ट के भी थे, 2-3 सुथार जोड़े थे और अपने क्रिश्चियन जोड़े भी थे इसमें। अच्छा, तो बहुत अच्छा सा, लेकिन क्या इसको हम बड़े रूप में करना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, कोरोना काल आ गया, फिर हमें घर घर जाके उन बच्चों की शादी करवानी पड़ी। अच्छा मैम, इसमें तो जोड़ों की संख्या भी मैंने सुना है बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। और इतने बड़े लेवल पर काम करना बहुत ही हिम्मत की बात होती है और मतलब बहुत ही दृढ़ शक्ति मजबूत रखनी होती है। बिल्कुल, हमारी टीम बहुत बड़ी थी और हमने पूरे बीकानेर संभाग में इसका प्रचार प्रसार किया था। और प्रचार के दौरान हमें नेगेटिव पॉइंट्स भी मिले, पॉजिटिव पॉइंट्स भी मिले, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही और हमारी टीम ने भी हिम्मत नहीं आ रही। और बस ठीक है, इस आयोजन को कराने के चक्कर में मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मुझे धमकियां भी मिली गई, लेकिन मैंने सबको सहन करते हुए आगे बढ़े हम लोग। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि आपको खुलेआम मारने काटने की धमकियां दी गई? हाँ जी, दी गई थी मुझे। जी। खुलेआम मुझे कुछ लोगों के द्वारा बोला गया था, लेकिन हमने सहन किया सारा। क्या बात है मैम। मैंने कहा हम धर्म का काम कर रहे हैं जी। एक बच्चियों की शादी करवाना एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम होता है और हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे, हम इसको करवा के ही रहेंगे। जी। तो फिर हो गई थी फिर, मतलब ये आपका? हाँ जी, हमने सफल तो ऐसा है कि जो हमने सोच रखा था कि बड़े रूप में करवाएंगे, हमारे उस समय मेरी सरकार भी थी कांग्रेस की, तो हमने सोचा हम मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत को बुलाएंगे, लेकिन बस कोरोना की वजह से सारा संक्षिप्त रूप में करना पड़ा हमें। जी मैम, आपकी इंस्पिरेशन कैसे रही कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि महिलाएं राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, महिलाओं को राजनीति में परिवार आने नहीं देता है जी। लोग कहते हैं राजनीति गंदी है, या राजनीति में जो महिलाएं आती है उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जाता है, बहुत से आरोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन मैं जहां तक सोचती हूँ कि अगर एक महिला को आगे बढ़ना है तो एक प्लेटफॉर्म की बहुत जरूरत होती है जी। अगर वो अपने समाज में बुराइयों को हटाना चाहती है, महिलाओं पे जो शोषण हो रहा है, महिलाओं को उन कुरीतियों के साथ बांधा जा रहा है, वो अपने सपनों को दबा रही है, तो मुझे लगता है हम जैसी महिलाएं आगे आएंगी ना तो उनके लिए प्रेरणा बनेगी। जी। तो बस यही सोच के मैं राजनीति में उतरी थी। मैम, बैकग्राउंड आपका राजनीतिक रहा है क्या? हाँ, मेरे बड़े भैया हैं, वो बीजेपी से पार्षद हैं जी, और वैसे तो राजनीतिक बैकग्राउंड ही है हमारा। जी। वो बीजेपी से और मैं कांग्रेस से हूँ। तो मैम, ये तो एक बहुत ही एक अलग सी बात होगी कि मतलब एक आपके फैमिली में बीजेपी से, आप कांग्रेस, तो आपने कांग्रेस क्यों चुनी थी? ऐसा क्या डिफरेंट नजर आया आपको? ऐसा है कि मेरे जो संगठन में काम करने वाले व्यक्ति थे वो सारे कांग्रेस से थे, जिस एनजीओ में मैं काम करती थी वो भी कांग्रेस से थे, और हमारे अशोक गहलोत जी एमपी चुनाव में जब बीकानेर आए थे तो
किसी ने मेरे को उनके हाथों से कांग्रेस ज्वाइन करवा दी। अच्छा। और वही भी उस दिन मेरा कारवा जुड़ता गया बस। जी बस तो उसी दिन कांग्रेस ज्वाइन हो गई। सोचा नहीं था कि कांग्रेस ज्वाइन होगी। जी। तो मतलब ऐसे कई बार आप बैठते नहीं है घर में और ऐसे बातचीत नहीं चलती आपकी, वो बीजेपी के बारे में कुछ बोले, आप कांग्रेस के बारे में कुछ बोले, क्योंकि एक ही घर में बोले तो एक म्यान में दो तलवारें रहने वाली बात हो गई है। मतभेद नहीं होता आप लोगों का? हाँ, मतभेद तो होते हैं लेकिन हम मनभेद नहीं होने देते। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैम ये आपका जो क्षेत्र है, आपका जो फील्ड है वो बाहर तक है। हाँ, घर में हम अपने जो फैमिली रिलेशन है वो नहीं, एक्चुअली में जब परिवार में बैठते हैं तो हम पार्टी की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करते, उसमें पारिवारिक बातें ही होती है जी। और मेरे हिसाब से यही सही रहता है। बिल्कुल मैम, प्रोफेशन को अलग रखना चाहिए। आपने मैम आप जेल भी गए हैं, तो वो किस्सा आप थोड़ा सा बताएंगे मैम? मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही नीता डिसूजा थी जी। तो मैं जब प्रदेश में महिला कांग्रेस में थी तो हमें यहाँ से बुलाया जाता है धरने प्रदर्शन के लिए। तो उस समय संसद सत्र चल रहा था, तो उस दौरान मोदी जी की वो अर्थी सी बनाई हुई थी हमने। अच्छा। वो हमने क्या किया कि संसद के अंदर डाल दी। क्या बात है। हाँ, तो अब दो गैर कानूनी तो था ही। हमने भी हिमाकत कर ली। तो उसी समय हम बहुत सी लेडीज, कम से कम 60 से 70 लेडीज थी, उन सभी को उठा के जेल में 25 किलोमीटर डाल दिया गया। महिलाएं थी सिर्फ? सारी महिलाएं थी। अच्छा। उसमें कुछ महिलाएं ऐसी थी जो पहली बार दिल्ली आई थी। अच्छा। उनको पता ही नहीं है कि हमें कहाँ लेके जा रहा है। अच्छा। वो फूट फूट कर रो रही है कि हमें कहाँ लेके जा रहा है। हाँ। तो वो दिन भी देखने लायक था। हाँ। कि हमें वहां पर कम से कम 1.5 दिन रखा गया। हाँ ठीक है, भोजन की व्यवस्था भी थी, सब कुछ था, लेकिन एक अलग ही अनुभव था कि जेल में कैसे रहा जाता है। अच्छा। बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि मैम जैसे कृष्ण जी भी जेल में पैदा हुए थे। बिल्कुल। और उसके बाद तो सब जानते हैं उनके बारे में, वो मतलब बहुत ही पूजनीय है और बहुत फेमस हुए उसके बाद, क्योंकि ऐसा वास्तु कहता है कि जेल का खाना खाने से इंसान फेमस हो जाता है। तो मैम कुछ लाइफ में चेंजेस आए इसके बाद? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता। नहीं मैम, उसके बाद आपका नाम बहुत बना है और बहुत लोग आपको जानने लगे हैं उसके बाद। ऐसा नहीं लगता? जी बिल्कुल। जब से मैंने राजनीति में मैं जुड़ी हूँ जी, तब से मुझे स्टेट लेवल पे भी जानते हैं, नेशनल लेवल पे भी मुझे लोग जानते हैं। मेरे राजस्थान से छोड़ के मुझे यूपी, हरियाणा और इधर अपन महाराष्ट्र, यहाँ तक के लोग मुझे राजनीतिक लेवल तक जानते हैं। जी। तो ग्रोथ तो हुई है मेरी। तो मैं महिलाओं के लिए बीकानेर जैसे क्षेत्र में क्या ऐसा करना चाहिए जो महिलाएं मतलब उनकी आर्थिक स्थिति या मानसिक या सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सके? देखो, आजकल जो दौर चल रहा है ना, उसके अंदर मैं अब देख रही हूँ कि महिलाओं को ना एक अलग ही रुख दिया जा रहा है धर्म का। जी। तो मैं ये देख रही हूँ कि उनको धर्म अपनी जगह है और आर्थिक स्थिति अपनी जगह है। धर्म को भी हम जब संचालित कर सकते हैं तब आर्थिक स्थिति सही होगी। आज कोई भी महिला पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती है तो उसके लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे सक्षम होना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को पढ़कर अपने बच्चों को पढ़ाना है और आगे बढ़ना है। धर्म हम हाथ जोड़ के भगवान को उसके लिए प्रेरणा कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमें उसके लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन पैसा तो हमें ही कमाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैम इसके लिए सरकार, वर्तमान सरकार जो अभी राजस्थान में मौजूद है, वो कुछ कर रही है इसके लिए? जी सर, ये तो पूरे राजस्थान को पता है कि ये भजनलाल सरकार जो प्रति सरकार है, ये तो वैसे भी कुछ नहीं कर रही है। और हाल ही में हमारे एक कांग्रेस के सरकार में हमारे जमीन का, एक छात्रावास की जमीन दी गई थी हमें, उस जमीन का हमने पैसा भी भर दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको निरस्त कर दिया गया है। अच्छा। पैसा भरा हुआ है फिर भी निरस्त कर दिया गया है। तब आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ काम बताती है, करती नहीं है। धरातल पर इनका कुछ नहीं है। बीकानेर की हालात किसी से छुपे हुए नहीं है। अभी आपको एक दायित्व मिला है, ओबीसी मतलब जो कास्ट होती है, सामाजिक स्तर पर इस पर काम करने का आपको दायित्व मिला है। तो ये एक्सपीरियंस कैसा है आपका? मतलब काम करने में कुछ अड़चने, कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी बिल्कुल। मैं 2 दिसंबर को ओबीसी जिलाध्यक्ष बनी थी। तब से लेकर आज तक 4 महीने हो गए हैं।
तो मैंने देखा है कि जो हमारी ओबीसी समाज, जिसमें 3000 जातियां आती है, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उसको पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है, हमें कहाँ बैठना है, हमें किसके साथ जाना है। एक्चुअली में जो ओबीसी के लोग हैं वो हाथ के कारीगर होते हैं। जी जी। उनको ये पता है कि हमें 8 घंटे ड्यूटी करनी है, क्योंकि घर का जीवन पार्जन के लिए भी उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो उनको जागरूक करने के लिए मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी जी। क्योंकि उनको समझाने के लिए एक तो उनके पास समय नहीं है, दूसरा वो हमेशा दरी बिछाने का काम किया है ओबीसी ने, शॉर्ट शब्दों में बोले तो। चाहे वो कोई भी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, आरएलपी है या आम आदमी पार्टी है, ओबीसी को ये नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें कौन हमारा शोषण कर रहा है। जब तक ओबीसी को ये नहीं पता होगा ना, तब तक ओबीसी पिछड़ा हुआ ही रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में आने के बाद कई बार ऐसा देखा जाता है, जो हमारे पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं उनसे मिलने का एक ड्रीम होता है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे नेता, ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाते। आप राहुल गांधी जी से मिले, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वो एक्सपीरियंस तो मेरे लिए सोने पे सुहागा है जी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। जी जी। अभी हमारा ओबीसी का महिलाओं का सम्मेलन हुआ था, तो वो राहुल गांधी जी का एक उद्देश्य है कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए जी। और उसको बिल पास हो गया, लेकिन उसको लागू करवाने के लिए वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें कुछ राजस्थान की, कुछ बाहर की महिलाओं को उन्होंने बुलाया था। और वो यही चाहते हैं कि ओबीसी की महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं एमएलए एमपी बने। जी जी। तो हम उनसे मिले थे, तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो पूछा। तो एक ऐसे लग रहा था कि जैसे हम फिल्मी हीरो से मिलते हैं ना जी जी। या मतलब बड़े ऐसे आध्यात्मिक गुरु से मिलते हैं जी, वैसी एक आभा उनके अंदर थी। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा। तो मैम, भारत जोड़ो आंदोलन में भी आपने जी बिल्कुल यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ से लेके अलवर तक हुई थी जी। 580 किलोमीटर के लमसम हुई थी, जिसमें मैं झालावाड़ से भारत जोड़ो यात्रा मैंने शुरू की राहुल गांधी जी के साथ। इतनी भीड़ होने के बावजूद हमारा 15 से 20 फुट का गैप रहता था राहुल गांधी जी से, लेकिन इतनी इच्छा शक्ति थी कि मतलब वो चल रहे हैं ना, तो हम भी चल पाएंगे। जी जी। और मैंने हजारों लोग उनके साथ जो चलते हैं ना, तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि मतलब योद्धा चल रहा है तो हम भी चलेंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं होता इतना चलना जी। लेकिन वो कैसे चल रहे थे वो तो परमात्मा ही जानता है। लगभग एक दिन में कितनी दूरी तय करते थे सर? 40 किलोमीटर। बहुत ज्यादा होती है। 20 किलोमीटर सुबह चलते थे, 20 किलोमीटर शाम को चलते थे। अभी एक बीकानेर में मैम रामेश्वर लाल डूडी जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, गोविंद राम जी का वीडियो है ये। हाँ। जो उसमें रामेश्वर जी के लिए वो कुछ बोल रहे हैं जी। लेकिन मैं सोचती हूँ अभी तक हमारे एसपी साहब ने टाइम मांगा है 3 दिन का, कि वो ऑडियो फेक है या उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, तो हमें इस बारे में इंतजार करना चाहिए कि वो कैसा है। अभी स्पष्ट रूप से कोई इस पर डिस्कशन नहीं। हाँ, इस पर हुआ नहीं है अभी तक। जी, जी, जी। टाइम मांगा है उन्होंने जी। तो देखते हैं वो ऑडियो सही में फेक है या फिर ओरिजिनल है जी जी। उसके बाद ही इस पर तो बात। तो मतलब जो ऑडियो वायरल हुआ था, तो मैम इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक? नहीं, कार्रवाई की गई है। हमारे देहात के भंवरलाल जी कुकड़ा है जी, NSUI के अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शायद। हाँ, उन्होंने कार्रवाई की थी 2 तारीख को। बहुत सारे जाट समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। तो एसपी साहब ने उनको बोला है कि 2 दिन का समय दीजिए, 2 दिन के समय के बाद पता चलेगा कि उस पर क्या करना चाहिए। मैम, अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला उसके बाद? वो तो फिर आगे पार्टी तय करेगी क्या करना है। जी जी जी। हाँ। तो मतलब ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि उसके बाद हम जन आंदोलन करेंगे या वैसा कुछ? क्योंकि बहुत ही सम्मानित राजनीतिक क्षेत्र से वो बिलोंग करते थे और उन पर उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना वास्तव में बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, गिल्टी वाली बात होती है। हाँ, मैं इसे सोचती हूँ कि
पहले तो कभी किसी के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। राजनीति में आप बड़े स्थान पे हो तो शब्दों को थोड़ा नाप तोल के ही बोलना चाहिए, और हर किसी के बारे में सोच के बोलना चाहिए। आम इंसान तो वो है नहीं जी। और उसके बाद वीडियो फेक है ओरिजिनल है, उसके बाद तय होगा कि राजनीति में ऊँट किस करवट बैठेगा जी, वो तो बाद में पता चलेगा। बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सभी अपने आप में महान हस्तियां हैं। उस वीडियो में हमारे आदरणीय बी डी कल्ला जी के बारे में भी कुछ शब्द बोले गए हैं, लेकिन बी डी कल्ला जी मेरे लिए इंस्पिरेशन है जी। और जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं एक दिन इनकी तरह बनूंगी जी। तो आज बी डी कल्ला जी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, क्योंकि वो बहुत सुलझे हुए इंसान है, वो बहुत सोच समझ के काम करते हैं। तो मुझे लगता है सभी को सोचना चाहिए इस विचार में, और फिर तो आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है इसका। तो मैम, जब ये ऑडियो वायरल हुआ तो गोविंद राम जी का क्या रिएक्शन था? कि मतलब एक बार होता है ना कि हमारे ऊपर कोई लांछन लगाता है तो एक इंसान बहुत ही रिएक्ट करता है उस तरीके से, तो उन्होंने क्या कार्रवाई की है इसके खिलाफ अभी? हाँ, कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा उनका एक वीडियो वायरल हुआ है वापस, कि निजता का हनन हुआ है जी। ऐसे ही बैठे बात कर रहे थे और नॉर्मली बात कर रहे थे उस वीडियो में, वो ऐसा बता रहे हैं उसमें। और तो मेरे हिसाब से निजता का हनन भी होना नहीं चाहिए जी, अगर कहीं बैठ के अपन 2 बात करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति के द्वारा उस वीडियो को वायरल किया गया है तो ये भी गलत है, और अगर उनके द्वारा बोले गए हैं शब्द तो भी गलत है, और किसी ने इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है तो वो भी गलत है। तो गलत तो चारों तरफ से है। मैम, अगर जैसे इसका कुछ भी निष्कर्ष निकलता है तो बीजेपी की तरफ से इसका कोई रिएक्शन नहीं आया अभी तक? अगर आया है मैंने तो क्या फेसबुक पे रविशेखर जी का एक वीडियो देखा है जी। उसमें वो कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि अगर गोविंद राम जी ऐसा कुछ करते हैं और बार बार हमें हमारा नाम लिया जाता है तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे जी। हाँ, तो मैंने रविशेखर जी का एक वीडियो देखा था जी जी। मतलब बड़े नेताओं की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन अभी तक आया नहीं? बड़े नेताओं की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं जी जी जी। बहुत ही आपने आंदोलन किए हैं, बहुत ही सामाजिक काम किए हैं, और आपको क्या लगता है कि राजनीति में महिलाओं को, मतलब जैसे कई बार ऐसे इल्जाम भी लगाए जाते हैं या बहुत तरीके से नेगेटिव बातें भी की जाती है कि रियल में राजनीति महिलाओं को लेकर इतनी गंदी है, या क्या थिंकिंग रखती है? देखो, मेरे हिसाब से हर फील्ड में महिलाओं को एक अलग नजर से देखा जाता है, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो चिकित्सालय में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो घर की 4 दीवारी भी क्यों ना हो जी जी। हर एक वर्ग में महिलाओं को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। हमें सोच बदलने की जरूरत है, लेकिन मेरे को इतने साल हो गए राजनीति में, मैंने भी बहुत से कटाक्ष सहन किए हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर आप सही हो तो जगत सही है जी। और आगे बढ़ेंगे तो हजारों लोग पैर खींचने वाले आएंगे आपके, आपको गलत भी बोलेंगे, आपके चरित्र पे भी दाग लगाएंगे, लेकिन इन सब से आप लड़कर आगे निकलोगे ना तो वही लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे जी, एक दिन। तो हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल खुद के लिए भी लड़ रहे हैं और दूसरों के लिए भी लड़ रहे हैं जी जी। तो उस लड़ाई में बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ता है। आपका इतना सक्रिय योगदान है राजनीति में, एक दिन आप एमएलए का चुनाव भी लड़े और बिल्कुल विजय रहे, तो सिर्फ ओबीसी कैटेगरी को मतलब क्यों? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ओबीसी का इसलिए क्योंकि मैं अभी ओबीसी के जिला अध्यक्ष हूँ जी। तो मुझे ओबीसी को जगाने का प्रयास करना है, उसको अपने साथ लाने का प्रयास करना है। जो ओबीसी का वोट बैंक बीजेपी की ओर तक कन्वर्ट हो चुका है, उसको मैं अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रही हूँ जी जी जी। रही बात चुनाव की, तो अगर पार्टी ने चाहा, अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं सभी समाज के साथ काम करती हूँ, क्योंकि मैं 36 कौम को लेकर साथ चलती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी संस्था 36 कौम पे काम करती है जी जी। तो ओबीसी नहीं बल्कि मुझे सारे समुदाय जानते हैं जी। लेकिन अब पर्टिकुलर पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है तो उसकी तरफ मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है जी जी। तो अगर पार्टी
टिकट देगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल मैम, हम आशा करते हैं कि पार्टी आपको टिकट दे और एक दिन आपका नेतृत्व भी राजस्थान देखे, बीकानेर देखे। बिल्कुल मैम, विपक्ष सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज के थ्रू, ये अभी जो युद्ध चल रहा है, ईरान इराक युद्ध चल रहा है, इस पे सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज के थ्रू डायरेक्ट लगातार बोले जा रहा है कि हमारे देश में गैस की, तेल की कोई कमी नहीं है। ऐसा रियल में है? कमी तो है, तभी तो इतनी लंबी लाइनें लगी है जी। आप देखिए, सुभाष पेट्रोल पंप से लेके सिब्बड़ी सर्किल तक कम से कम टैक्सी वाले 5-5 घंटे तक वेट करते हैं। अगर कमी नहीं है तो फिर वो वेट क्यों कर रहे हैं? जी। पहले तो था नहीं ऐसा जी। आप अभी भी जाके देख सकते हैं, आप इसको कवरेज कर सकते हैं कि सुबह 11 बजे से लेके एक टैक्सी वाला, उसका 4 बजे टाइम आता है अच्छा, गैस भरवाने का, सीएनजी भरवाने का। तो किल्लत है, तभी लाइन है जी। क्योंकि विपक्ष लगातार बोल रहा है कि ये भ्रामक खबरें हैं, वो अपनी कमियों को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। तो विपक्ष इसके लिए क्या कर रहा है? इन सब की पूर्ति के लिए कुछ कदम उठाए उन्होंने? ऐसा है कि इजराइल ने तो बंद कर दिया हमें गैस और डीजल देने के लिए। तो अब देखते हैं कि केंद्र की सरकार पूरे भारत में कैसे डीजल और गैस की आपूर्ति पूरी करती है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी के माध्यम से वो उनके बड़े नेता यही बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ गैस की और सीएनजी की किल्लत नहीं है, पेट्रोल की किल्लत नहीं है, लेकिन हालात अलग है। मैम, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, अगर इसी जगह आपकी सरकार होती तो वो ऐसे क्या कदम उठाती? आप देखिए कि हम इंदिरा गांधी जी के टाइम में जाते हैं जी, तो एक युद्ध हुआ था बहुत बड़ा, जैसा मेरे को याद आ रहा है। जी जी जी। उस युद्ध में शायद किसी ने, हमारे बाहर के विदेशी ने तेल आने से बंद हो गया था, डीजल। तो इंदिरा गांधी जी ने वहां से कम 12 से 13 जहाजों के द्वारा तेल मंगवाया, डीजल मंगवाया, गैस मंगवाया। तो इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने हर एक ऐसी मुसीबत का सामना, पहले से वो तैयार रहते थे कि ये परेशानी आने वाली है और इस परेशानी से निपटने के लिए हमें ये प्रयास करना है। वो अल्टरनेटिव ढूंढते थे जी। बाद में ऐसा नहीं है कि घटना होने के बाद हम समस्या ढूंढे जी। उनको, वो आगामी सोचते थे। तो हमारे अगर प्रधानमंत्री मोदी जी भी अगर पहले सोच ले तो अच्छी बात है। जी जी। बाद में ताली थाली ये सब बजाने की नौबत नहीं आती। जी 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 जी। क्योंकि न्यूज में हम लगातार देख रहे हैं कि आज मुंबई के बंदरगाह पर तेल का जहाज आ गया, गैस का जहाज आ गया। ये चीज 2 जहाज आए हैं, 2 जहाज पूरे भारत में पूरे होंगे? आप बताइए। जी, नहीं होगा। ये तो नहीं होगा, 2 जहाज से कुछ नहीं होगा। जी। हमारे देश में इतने प्राइवेट वाहन हो चुके हैं, सभी लोग अपने प्राइवेट वाहनों से जाते हैं। गैस की किल्लत 15 दिन में एक टंकी खत्म होती है, बड़े बड़े संयुक्त परिवार है। तो आप बताओ 2 जहाज से हम कैसे पूर्ति कर पाएंगे? विपक्ष इसके लिए कुछ नहीं कर रहा? मुझे नहीं लग रहा कुछ कर रहा है। जी जी। वो बस अपनी कमियों को भुनाने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने राजनीतिक क्षेत्र में ये चर्चा हमेशा चलती रहती है कि बीजेपी को संघ सपोर्ट करता है। क्या ये रियल है? क्योंकि संघ तो सीधे ही नकारता है और बीजेपी भी सीधे नकारती है कि नहीं, हमारा एक दूसरे को लेकर कोई संबंध नहीं। बिल्कुल नहीं। संघ ही काम कर रहा है पूरे भारत में। उसका जीता जाता प्रमाण है हमारे भजन लाल जी, मुख्यमंत्री, जो संघ के व्यक्ति थे, उनको पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। जी। हमारे बीकानेर में जेठानंद जी, जिनको संघ से ही प्रचारक थे वो, और उनको एमएलए बनाया गया, उनको टिकट दी गई। हमारी बीजेपी की जिला अध्यक्ष है, वो भी संघ से है। जी जी। तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो सीधे संघ से आते हैं। तो मैम, ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी में अगर अच्छी ग्रोथ करनी है तो संघ ज्वाइन करना पड़ेगा, जबकि संघ तो ये नकारता है? बिल्कुल। अच्छा, ये रियल है? ये रियल है। अच्छा, जैसे कांग्रेस में आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जो इन चीजों को समझते हैं, तो संघ के कोई नहीं आए कांग्रेस में ऐसे? मैंने नहीं देखा। संघ छोड़े हुए हैं और आए हुए? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा ऐसा। मेरी कांग्रेस छोड़ के लोग जाते हैं बीजेपी की तरफ, तो मतलब संघ ज्वाइन करते हैं? नहीं, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो फिर संघ नहीं करते। अच्छा,
तो आज तक उनको क्या मिला है? कुछ मिला भी तो नहीं है। अच्छा, यानी कि संघ ज्वाइन करना जरूरी है अगर बीजेपी में ग्रोथ नहीं, करनी? मैं ये नहीं कहती हूँ कि संघ ज्वाइन करना जरूरी है। कांग्रेस छोड़ के जो बीजेपी में जाते हैं उनको मिलता कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगा कि आज तक हम उठा के देखें तो किसी को कुछ मिला होगा। वो एक सदस्य के रूप में बैठे जरूर है वहाँ पे, हाँ। लेकिन उनकी वो इज्जत नहीं है जो कांग्रेस में थी। नहीं, बहुत सारी ऐसी हम खबरों में देखते रहते हैं कि उनको बहुत अच्छी पोस्ट दे दी गई है, बहुत अच्छा उनको सम्मान मिल रहा है। चुनाव के टाइम ऐसा होता है कि एक पार्टी टिकट नहीं देती है तो दूसरी पार्टी उनको टिकट दे देती है, वो एक अलग रूप होता है। लेकिन जब संगठन की बात करते हैं ना, तो संगठन में उनको हिस्सा नहीं बनाया जाता। ये मैंने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, संगठन का हिस्सा नहीं बनाया जाता। मैम, बीजेपी पे एक इल्जाम लगाया जाता है कि बीजेपी हिंदुओं को ज्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि बीजेपी में बहुत सारे मतलब मुस्लिम कैंडिडेट भी है। नहीं, तो बीजेपी के बड़े नेताओं की बेटियां मुसलमानों के घर पर ब्याही हुई है जी, तो फिर कैसे सपोर्ट कर रही है वो बताओ? मतलब बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही? वो तो उनके वोट लेती है डरा के। अच्छा, तो मतलब ये भी एक एजेंडा है कि हम अगर इस्लामिक पर्सन को टिकट देते हैं तो वो वोट लेने का तरीका है। देखो, टिकट एक जाति समीकरण होता है, जाति समीकरण के हिसाब से टिकट दिया जाता है जी। दूसरा ये कि इन्होंने हिंदू एक वर्ड पकड़ा है, वोट तो इनको भी सबके चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि ये कहते हैं कि हमें मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए या सिख के वोट नहीं चाहिए या क्रिश्चियन के वोट नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदू के वोट से हम जीत जाएंगे। हमारा भारत सर्कुलर है, 36 कौम से, सभी के वोट मिलेंगे ना तभी हम प्रधानमंत्री बन पाएंगे या तभी हम एमएलए बन पाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर वोट से नहीं बन पाते हैं। तो डरा धमका के वोट लेना, वोट मुस्लिम भी बीजेपी को देते हैं, मैंने देखा है। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ये उनपे एक टैग लगा दिया गया है कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए। अच्छा, क्या हम हिंदू नहीं है? बिल्कुल है मैम, हम हिंदू हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी हिंदू हैं, राहुल गांधी जी हिंदू हैं, हमारे एक्स सीएम है वो भी हिंदू हैं। तो पार्टी में सभी हिंदू ही हैं और सभी भगवान की पूजा भी करते हैं, लेकिन पार्टी को एक अलग लोगों की नजरों में उसको गिराने के लिए एक अलग मोड़ दिया जाता है। बार बार ऐसे बोला जाता है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कांग्रेस हर धर्म की पार्टी है, वो सभी धर्म को आगे लेके चलती है, सभी धर्मों का साथ देती है। कि ऐसा कई बार सुनने को मिलता है कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार ज्यादा है वहाँ पर धर्म परिवर्तन बहुत बड़े लेवल पर चलता है। तो आप मुझे बताइए कि पिछले 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितने लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ? और आने वाले 2.5 साल बाद भी कांग्रेस की सरकार आएगी तब हम बात करेंगे कितने लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ। तो आपको नहीं लगता कि मैम इसकी आड़ में कांग्रेस का जो है वो जनता से रुझान कम हो जाए, ये कोई एजेंडा? मैं यही कह रही हूँ कि संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को बदनाम करने का काम करते हैं, जिससे आम जनता कांग्रेस से दूर हो जाए, एक घृणा पैदा करते हैं उनके प्रति, उनके नेताओं के प्रति एक ऐसा टैग दिया जाता है कि जिससे आम जनता को ये लगे कि ये हमारे नहीं हैं, ये हिंदू नहीं हैं, ये हिंदुओं का विरोध करते हैं। इस तरह की सोशल मीडिया पे भ्रांतियां फैलाई जाती है, इस तरह के स्टेटमेंट इनके नेता टीवी पे आकर डिबेट करते हैं कि बस हिंदू के सबसे बड़े रखवाले हम ही हैं। तो ऐसे कांग्रेस बदनाम नहीं होगी, क्योंकि 140 वर्ष पुरानी पार्टी है और आगे भी आएगी। कांग्रेस की पकड़ मैम यूपी में सबसे अच्छी देखी जाती रही है हमेशा, और सबसे ज्यादा मतलब टेररिस्ट गतिविधियां ही यूपी में देखी जाती है। तो ये कहां तक सच बात है मैम? टेररिस्ट तो अभी हाल ही में देखते हैं तो दिल्ली में भी एक हुआ था जी जी, और उससे पहले पहलगाम में हुआ था। और मैं ये देखती हूँ कि जब जब बीजेपी की सरकार थी तब तब आतंकवादी हमले हुए हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर भी किया जी, हमने एक बीच में एक और कुछ और भी किया था, याद नहीं आ रहा मुझे, मोदी जी का जी। तो इस तरह का मतलब जैसे ही आतंकवाद आता है हमारे भारत में, उसके बाद एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हमने पाकिस्तान को लाल आंख दिखाई, व्हाइट दिखाई, पता नहीं कौन कौन सी आंखें दिखाते हैं ये लोग। तो मैं ये कहती हूँ कि आप इतने सक्षम हैं और तो फिर आप आतंकवादियों को खत्म क्यों नहीं कर रहे हो? जब कांग्रेस तो आतंकवादियों को पालती है, आप ये बोलते हो कि कांग्रेस आतंकवादियों को पालती है,
तो पिछले 12 साल में आपने आतंकवाद को क्यों खत्म नहीं किया? करना चाहिए था। जब दिल्ली में अभी आतंकवाद हुआ था, जब उसमें 3-4 बच्चे मरे हैं, गाड़ी के अंदर कुछ था, तो वो उसके सबूत का है, वो लोग पकड़े क्यों नहीं गए अभी तक? पहलगाम में जब हुआ था तो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, घर घर सिंदूर बांटे गए थे, तो क्या ऐसे आतंकवाद खत्म हो जाएगा? सिंदूर बांटने से ऑपरेशन खत्म हो जाएगा क्या? तो फिर सोचना चाहिए ना, आतंकवाद एक दूसरी जगह से आता है, उनको हो सकता है कुछ लोग सपोर्ट कर रहे होंगे उनको, तो हमारे इंटेलिजेंस या हमारे मतलब जितने भी खुफिया तंत्र हैं वो पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? और जब मोदी जी इतने पावरफुल है तो मैं तो ये चाहती हूँ खत्म कर दो आतंकवाद को। आतंकवाद को कोई सपोर्ट नहीं करता, ना कांग्रेस करती है, ना बीजेपी करती है, ना आम आदमी पार्टी करती है, ना आरएलपी करती है, ना हमारे भारत का एक एक बच्चा सपोर्ट करता है, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसी चीज है जिसके पनपने से हमारे देश को खतरा है। तो मैं खुद आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि अगर आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है तो हम सभी मिलकर खत्म कर सकते हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है वो कर दे, क्योंकि बड़े आदमी हैं उनके। हाँ, क्योंकि उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व भर में उनका विश्व गुरु का उन्होंने बोला है कि हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। जी जी। तो आतंकवाद रहेगा तब तक तो विश्व गुरु नहीं बनेगा। कई बार मैम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मतलब ये बात कही जाती है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, बड़े इलेक्शन होते हैं, तभी टेररिस्ट अटैक क्यों होता है? ये कांग्रेस नहीं कहती है सर, अब तो आम जनता कहने लगी है जी। आम आदमी कहने लगा है कि जब जहां चुनाव होते हैं वहां उससे पहले ही एक ऐसे हमला होते हैं। हाँ। और जनता का एक रुख बदल दिया जाता है। तो ये तो इसका जवाब तो शायद भारतीय जनता पार्टी देगी। अच्छा बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात कर और ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएं और सफलता के शिखर को छूते जाएं। बहुत अच्छा लगा मुझे, और हमने बहुत से मुद्दों पे बात भी की है जी। और बीकानेरी सितारे जो आपका चैनल है, आगे बढ़े, आप ऊंचाइयों पे जाओ जी।